पहले दिन कोई मानेगा ही नहीं कि मेरी पिक्चर खराब है। अगर आपने बाय चांस उसको फर्स्ट शो के बाद कह दिया पर्सनल लेवल पे, सर पिक्चर में तो मजा नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, मैं अभी यहाँ पर आया था, मैं तो गेटी गैलेक्सी के सामने लाइन लगी हुई है, यहाँ पे हर बंदा गेटी गैलेक्सी के गाने गाना शुरू कर देता है। शाम को अगर आपने 8-9 बजे बात कर ली, कहेंगे अरे कलेक्शंस पिक हो रही हैं, सुबह से अभी तुम देखो 50-60% कलेक्शंस पिक हो गई। ऑफ कोर्स यार, सुबह 4 लोग थे, अभी 6 आ गए। 400 कलेक्शन तो एनीवे ज्यादा ही होगी, चाहे जितनी भी। एग्जैक्टली, कि कोई फिर छेड़ता नहीं है उस समय किसी प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को या एक्टर को, अगर पिक्चर नहीं चल रही है। आप क्यों उनके दुख में और ज्यादा एक चिंगारी देना चाहिए? हाँ, पिक्चर चल रही है, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से, सर आप सही कह रहे थे, बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री है, तो लक का तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट आप कभी टाइम नहीं कर सकते। अब आपकी हॉलीडे पे कितनी मूवीज आती है, हॉलीडे रिलीजेस आप कितना टाइम करते हो? अपनी बेबी जॉन टाइम करी थी लास्ट ईयर क्रिसमस के आसपास, वो आपने टाइम करी, इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे आई थी, उससे पहले लाल सिंह चड्ढा भी आई थी इंडिपेंडेंस डे वाले वीकेंड पे, आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आई थी दिवाली पे। अब आपको इससे अच्छी कोई डेट्स ही नहीं मिल सकती, खाली पड़े थे थिएटर्स, आपने कर ली कितनी टाइमिंग जितनी कर ली। आप बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस के साथ जुड़े हुए, आपको कोई पिक्चर पसंद नहीं आ रही है, आपने बड़ी बड़ी अपनी खुद की वेबसाइट्स बना रखी है, आपको कोई पिक्चर पसंद नहीं आ रही है और पिक्चर चल रही है, तो आपका अटैच नहीं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 2023 में जब जवान, पठान, एनिमल और गदर आई थी, गदर 2 आई थी, इन चारों मूवीज के कई क्रिटिक्स होंगे, आप खोल के देख लीजिए, जिन्होंने कहा बेकार पिक्चर, वो पिक्चर है 500-600 करोड़ को मारी है। चलिए आप कह देते हैं कि जी टिकटें खरीदी थी प्रोड्यूसर्स ने, चलिए मान लेते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट मान लेते हैं। ओटीटी पे कैसे चल रही है, वहां कौन उनको सब्सक्रिप्शन के पैसे दे रहा है? सैटेलाइट पे कैसे चल रही है, वहां कौन सा स्पॉन्सर अपनी एडवर्टाइजमेंट डाल रहा है? स्टार कास्ट का ही अगर खेल होता तो सलमान खान की सिकंदर चल जाती, अनफॉर्चुनेटली नहीं चली, ठीक है। और ऐसे बहुत एग्जांपल्स है, स्टार कास्ट का अगर खेल होता तो ऋतिक की अभी वॉर 2 चल जाती, नहीं चली। आपने 100 करोड़ डाले हैं तो आपको 100 करोड़ तो वापस चाहिए फिर, ठीक है। तो आपके एक तो आपके प्री रिलीज राइट्स वगैरह बिक जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आपका से 25 करोड़ का आपका सैटेलाइट बिक गया, 25 करोड़ का आपका ओटीटी बिक गया, 10 करोड़ का म्यूजिक, 60 करोड़ आपके यहीं आ गए। अब आपको 40 करोड़ जो है वो रिकवर करना है, ठीक है। उस 40 करोड़ को रिकवर करने के लिए आपको कम से कम 80 करोड़ की टिकटें बेचनी पड़ेंगी, आपका 50% बचता है, जो आपका वापस डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आता है। तो जिन डिस्ट्रीब्यूटर से पिक्चर खरीदी है, कम से कम उनका तो पैसा वापस है, तो उस 40 करोड़ के लिए उनको 80 करोड़ के नेटवर्थ की टिकटें बेचनी। हाउ डू यू डील विद दिस अग्रेसिव कमेंट्स जो आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, और एक तरह से ऑलमोस्ट साइक्लिकली नहीं, बिल्कुल रेगुलरली आ रहे हैं? एक तो होता है कि आपके कमेंट से कोई सहमत नहीं है, दूसरा होता है कि कहीं कोई गाली गलौज पे आ जाता है। आपको कुछ सेम लोग आपके हर पोस्ट के नीचे कमेंट करते हुए दिखते हैं, या एक पर्टिकुलर स्टार के सपोर्टर्स आपके पोस्ट के नीचे कमेंट करते दिख रहे हैं और वो लाइन में दिख रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये सारी की सारी पेड कैंपेन्स चल रही हैं। या तो वो पेड सपोर्टर्स हैं एक स्टार के, या वो पेड अपोजर्स हैं एक पर्टिकुलर स्टार के। आप एब्सोल्युटली उसको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट अंकित और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ एंड नाउ। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, एक ऐसे मेहमान जिनके बातों के बिना शायद कुछ लोग तो मूवीज देखने तक नहीं जाते। इन्होंने कह दिया एक मूवी अच्छी है तो आप समझ लीजिए कि वहां पर सिनेमा थिएटर्स में भीड़ लग सकती है, और अगर इन्होंने कह दिया और जेन्युइनली कि शायद कुछ अच्छा नहीं है, तो यकीन मानिए टिकट काउंटर्स खाली पड़ जाएंगे एक पर्टिकुलर मूवी के लिए। एक ऐसे इंसान जिनको दशकों का एक्सपीरियंस है मूवीज को कॉल करने का, यानी उनको एनालाइज करने का, कभी कभार उनको क्रिटिक करने का और आपको सही सही विश्लेषण बताने का। स्वागत करिए मेरे साथ लेजेंडरी फिल्म एनालिस्ट और सेल्फ कन्फेस्ड मूवी बफ श्री जोगिंदर टुटेजा जी। जोगिंदर सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो थैंक यू सो मच अंकित, और जैसा कि आपने कहा, इंट्रोडक्शन आपने काफी दे दी, बट दिल से मैं एक मूवी बफी हूँ, दैट इज समथिंग विच हैज केप्ट मी रोलिंग। तो 25-30 साल से फिल्म क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, मूवीज के बारे में बात कर रहा हूँ, बट मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि मूवी को ऑडियंसेस की तरह देखो। अगर आप एक कोर क्रिटिक की तरह ही देखोगे तो थोड़ा सा शायद आप बिगड़ जाओगे, ऑडियंस की तरह देखोगे, उनके दिल की बात सुन के उस तरीके से वापस दर्शकों को बताओगे, तो एक कनेक्ट फैक्टर ज्यादा अच्छा बैठेगा। तो वो जो चीज निकलती है हमेशा दिल से निकलती है। सो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट। इतने सालों में जो भी रिलीज हुई है, और मैं ही नहीं कहूंगा बोर हो जाते, तो कहीं ना कहीं एक टैक्सिंग हो जाता है ये काम की वही चीज अगेन एंड अगेन एंड अगेन करनी है और फिर वही चीज आप ऑडियंस को बतानी है। तो मैंने आपको कहा कि अगर आप उसको एक क्रिटिक की तरह या एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करोगे तो कोई भी चीज हेक्टिक हो जाएगी। अगर आपका पायलट प्लेन उड़ा रहा है, डॉक्टर सिर्फ प्रोफेशन में मरीजों का इलाज कर रहे हैं, और कोई फिल्म क्रिटिक फिल्म्स देखने के लिए फिल्म्स देख रहे हैं,
तो ये सारी चीजें हमेशा आपको हेक्टिक लगेगी। बट अगर आपको प्लेन एंजॉय कर रहे हो आप उड़ाने में, क्योंकि आप अपने लिए उड़ा रहे हो। एक डॉक्टर इलाज किसी का कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि उनको वो चीज अच्छी लगती है करनी, वो दिल से कर रहे हैं, लोगों को बचाना चाहते हैं। और अगर कोई मूवी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो मूवी देखना चाहते हैं, वो काम की तरह नहीं है, तो वो कभी भी हेक्टिक नहीं होगा। और मैंने ये शुरू करा था हर फ्राइडे को पिक्चर देखना बैक इन 1994। तो जब मेरा कॉलेज शुरू हुआ था, स्कूल तक तो चलो आपको पढ़ाई करनी होती है और आपको हर फ्राइडे स्कूल भी जाना ही जाना है, बट आप कॉलेज में अफोर्ड कर सकते हो कि चलो दोपहर को 2-3 बजे तक कॉलेज खत्म भी हो गया, तो आप मूवी देखने फिर चले गए और रोक-टोक थोड़ी कम हो जाती है। तो मैंने 1994 से शुरू किया था, जब मैं कॉलेज में था। तो आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम 94 टू 97, उसके बाद 97 से 2000 मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन रही थी। तो ये 6 साल तो ऐसे थे कि जब मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, बट मैं मूवीज़ हर फ्राइडे देखता ही था। और उसके बाद फिर जॉब शुरू हो गई। सो शायद आपको और दर्शकों को पता ही होगा कि मेरा डे में जॉब है, आई एम इनटू आईटी। तो वो मेरी एक दिन की जॉब है, बट आई मेक श्योर कि फ्राइडे को शाम को मैं मूवी ज़रूर देखता हूँ और वो एक हैबिट बनी हुई है। तो अब 31 साल हो गए और कोई फ्राइडे ऐसा नहीं है जब मैंने मूवी नहीं देखी है। और कभी 2 भी आती है, कभी 3 भी आती है। बट देखनी है बिकॉज़ जितनी ज़्यादा मूवीज़ उतना ज़्यादा मज़ा। तो आई डेफिनिटली लुक फॉरवर्ड टू इट। जोगिंदर सर, हाउ टफ इट इज एवोल्यूशन के सेंस में भी आप प्लीज बताइए कि क्योंकि उस समय जब आप मूवी रिव्यू करते हो तो हुँ, न्यूज़पेपर, प्रिंट या मैगजीन यही एक एक हुँ, तरीका था हुँ, जहां हुँ। पर आप अपने रिव्यूज देते थे और लोग ऑब्वियसली पढ़ते थे। हाँ जी, हाँ और जी। उस समय हुँ। उस टाइम की अगर मैं बात करूं और आज की बात करूं तो अपनी बात को पब्लिक तक पहुंचाना कितना आसान या कितना मुश्किल है? आज की डेट में ओके, इसको मैं फ्रेगमेंट करता हूँ। 90s में जब कर रहा था, तब तो मैं अपने लिए कर रहा था रिव्यूज़, दोस्तों को बताने के लिए कर रहा था, प्रोफेशनली तो कर नहीं रहा था। बट उसके बाद जब ईयर 2000 के बाद, जब मैंने एक्चुअली इस चीज़ को प्रोफेशनली करना शुरू करा, ठीक है? कि जब मैंने प्रोफेशनल इन द सेंस कि ठीक है, अब ये बात जो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो उन दिनों वेबसाइट्स वगैरह शुरू हुई थी। आई थिंक उस समय फ़ायदा मेरा ये हुआ कि एक मैं अर्ली एडॉप्टर था सोशल मीडिया के वर्ल्ड का, वेबसाइट्स के वर्ल्ड का। इनफैक्ट सोशल मीडिया भी 2010-11 के बाद ज़्यादा यू नो उसका शोर मचना शुरू हुआ। बट उस समय वेबसाइट्स वगैरह कुछ एक ही आई थी। वो बॉलीवुड हंगामा होती थी, इंडिया ग्लिट्स होती थी, मूवी टॉकीज होती थी, कोई मोई ने थोड़ा शुरू करा करना। तो इनके साथ मेरा एसोसिएशन शुरू हुआ कि चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर अपने रिव्यूज वगैरह देता हूँ, अपने कमेंट्स वगैरह देता हूँ। वो वक्त मुझे लगता है सबसे आसान था किसी के लिए भी शुरू करने का, बिकॉज इट वाज जस्ट द स्टार्ट ऑफ वेबसाइट्स। न्यूज़पेपर सिर्फ गिन के 4-5 होते थे, मैगज़ीन्स 4-5 होती थी। तो उस समय किसी ने कर लिया तो कर लिया। उसके बाद फिर 2010-11 के बाद तो सोशल मीडिया का वर्ल्ड आ गया, बट थैंकफुली उसमें भी मैंने अर्ली एडॉप्शन कर लिया। अब आज की डेट में लेट्स पुट इट दिस वे कि लोगों के लिए आसान फिर भी है कि आपने सोशल मीडिया पे आज की डेट में 1 लाख, 2 लाख, 1 मिलियन फॉलोअर्स भी लोग बना लेते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो आज की डेट में आ रहे हैं, उनके जैसे 500 लोग और हैं इस समय। जरूर। सबके 1-1 मिलियन शायद फॉलोअर्स है, 5-5 लाख फॉलोअर्स है, 1-1 लाख है, बट दे आर कंपीटिंग विद इन देयर ओन स्पेस ऑफ दोज़ 100, 200, 300 पीपल। जब मैंने ये चीज़ शुरू करी थी, उस समय गिन के 5 या 10 या 12 लोग, ठीक है? खालिद मोहम्मद हुआ करते थे, निकत कज़मी हुआ करती थी, कोमल नाहटा एंड तरन आदर्श वर देयर ऑन द वेबसाइट, सुभाष झा एक बहुत सीनियर क्रिटिक हैं। ये 5-6 लोग थे और 5-6 लोग शायद और थे और फिर कहीं मैं था। तो कम लोग थे, कम एवेन्यूज थे, लेकिन आज एवेन्यूज बढ़ गए हैं, तो लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आप अपनी जगह फिर कैसे बनाएं? हाउ डू यू स्टैंड आउट? तो वो आई वुड से कि जो आज लोग आ रहे हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किल है, मेरे लिए शायद रिलेटिवली ज्यादा आसान था। और अर्ली अडॉप्टर होने का एक फायदा होता ही होता है। आप कहीं ना कहीं कर्व से ऊपर, जिसे हम कहते हैं कर्व से आप ऊपर ही रहते हैं। बिल्कुल। बट जोगिंदर सर, व्हेन यू टॉक अबाउट फिल्म क्रिटिक, हाँ जी। फिल्म अब क्रिटिक वर्ड ही कॉनोटेशन उसका नेगेटिव है इन अ बिल्कुल। पर्टिकुलर सेंस। बिल्कुल। बट फिल्म क्रिटिक आप जब बने और जब आप लोगों से आप बात करते हैं, इनफैक्ट आप बीच में कहीं हैं लोगों के लिए, आप फिल्म मेकर्स और पब्लिक के बिल्कुल बीच में, और दोनों के लिए एक ब्रिज। हम्म। एज अ क्रिटिक आपके ऊपर कितना प्रेशर हो पर्सनली कि कुछ भी करके सही सही चीज बतानी है, हम्म। चाहे मे बी फिल्म मेकर को अच्छा लगे ना लगे, हम्म। हम्म। बट हम्म। जस्टिफाइंग योर प्रोफेशन सही बताना, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी अ क्रिटिक? Yeah. आप अगर देखिए, अगर मैं डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, अगर जैसा आप
अगर आप सिर्फ एक क्रिटिक की तरह सोचें, क्रिटिक की तरह बात करें, क्रिटिक की तरह लिखें, देन अगर आपके कोई फिल्म मेकर्स हैं, उनके साथ कुछ रिलेशंस है या रिलेशंस नहीं भी हैं, मतलब रिलेशनशिप का मतलब कि भाई वो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं, फोन उठा के एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सिर्फ क्रिटिक की तरह सोचते तो हाँ, कई बार उस बाउंड्री को मेंटेन करके उतना स्ट्रिक्ट तरीके से चीज को बताने में आपको ऐसा जरूर लग सकता है कि यार सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि आप सोचे क्रिटिक की तरह रहे हैं तो यू हैव टू बी डेफिनेटली ट्रू टू योर प्रोफेशन। आपको सच बोलना ही है और सच बोलना भी चाहिए। और तो वो चीज जो होती है वो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा आपको, मैं एक मूवी बफ हूँ दिल से। तो मैं जब एक मूवी देखने जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे वो मूवी अच्छी लगे। मैं चाहता हूँ कि मैं वो एंटरटेन हो उस पिक्चर को देख के। मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं कुछ क्या काफी सारे पॉजिटिव्स निकाल के आ जाऊं। तो अगर एक फिल्म क्रिटिक को शायद 10 में से 3 पिक्चरें अच्छी लगती हैं और 7 नहीं अच्छी लगती हैं, जो मेरी जैसी सोच वाले जो लोग होते हैं उनको 10 में से 7 मूवीज या तो अच्छी लग जाएंगी या कुछ ना कुछ अच्छा निकल आएगा। तो इसलिए वो इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अगर आप एक फिल्म मेकर से बात करते भी हैं तो आप उसको जब बताएंगे तो 10 में से 3-4 मूवीज तो आप बता ही देंगे कि बहुत सॉलिड है। बट बाकी 3-4 में भी आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, मुझे खास मजा नहीं आया, ठीक है, ये 3-4 चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी। अब जैसे वॉर 2 का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। वॉर 2 ने काफी पोलराइज्ड रिएक्शंस देखे, नो, पोलराइज्ड का इनफैक्ट नेगेटिव ही थे कि नहीं हमें नहीं अच्छी लगी। और वो मैं अगर एक फिल्म क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अब मैं अपने आप को उनके शूज में रखता हूँ कि अगर मैं सिर्फ एक फिल्म क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो मैं उनकी राय से सहमत हूँ कि हाँ पिक्चर अच्छी नहीं थी, पिक्चर में बहुत प्रॉब्लम्स थी। बट फिर अगर मैं वैसे सोचूं जैसी मेरी सोच है पिछले 30-40 साल से एक मूवी बफ की तरह, तो मैं कहूंगा हाँ लेकिन मुझे एक्शन सीक्वेंसेस अच्छी लगी थी। वो 3 एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छी थी। वो एक गाना बहुत अच्छा था ऋतिक और एनटीआर का। उसमें ना कहीं-कहीं मुझे डायलॉग अच्छे लगे। अच्छा सब छोड़ो, मुझे ऋतिक बहुत अच्छा लगा देखने में। तो मैं उसके बारे में अच्छा लिख ही दूँगा, जैसा मैंने लिखा भी। हाँ, दिक्कतें हैं बट ये 4-5 चीज़ें अच्छी लगी मुझे काफ़ी। और मैं उस तरीके से ही अगर मेरी आयान से बात होती है या मेरी वाईआरएफ में किसी से बात होती है या मैं ऋतिक को मैसेज करता हूँ, तो आई विल ऑलवेज से कि हाँ, मतलब ओवरऑल मुझे ठीक लगा। लेकिन अगर यही मैं एक फ़िल्म क्रिटिक के हैट की तरह चलता, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर रॉन्ग, तो मैं कहता कि यार बिल्कुल बेकार लगी पिक्चर। सिर्फ 3 एक्शन सीक्वेंस से क्या होता है? ऋतिक तो हमेशा ही अच्छा लगता है। गाने अगर यशराज नहीं अच्छे बनाएगा तो कौन बनाएगा? बट पिक्चर में स्टोरी नहीं थी, स्क्रीन प्ले नहीं थी, पिक्चर का प्रीमाइस अच्छा नहीं था, तो मुझे तो बेकार लगी, मैं इसको दोष डाल। लेकिन अब मैं उस सोच के साथ आता ही नहीं हूँ। मेरी सोच अलग है। मेरी भी सोच सही है गलत, सामने वाले के हिसाब से हो सकती है। जिसने क्रिटिक की तरह सोचा उसकी सही है गलत, उसका सही है गलत है। सो ऑडियंस पे डिपेंड करता है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरा रिव्यू पढ़ते हैं, कि वो भी किस तरीके की थॉट प्रोसेस से आते हैं। अगर वो भी वही चाहते हैं कि नहीं यार पिक्चर या तो अच्छी होती है या तो बुरी होती है, तो वो एक फिल्म क्रिटिक को ज्यादा अच्छे से फॉलो करेंगे। अगर उनकी थॉट प्रोसेस ये है कि हाँ ये कुछ तो अच्छा है, कुछ एंटरटेनमेंट मिल जाएगा कि मुझे 2.5-3 घंटे का, तो वो मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। सो इट इज ऑलवेज हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। बट इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब आप कहेंगे, क्योंकि अगर एक रिव्यू मान लीजिए आपके हिसाब से तो ठीक है। हम्म। मान लीजिए आपने कहा कि ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी एंड यू हम्म। गिव लेट्स से 3 स्टार्स, हम्म। लेकिन वो ऑडियंस ने पैन कर दी, बिल्कुल ही उसी का अच्छी नहीं हम्म। है, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सेज बहुत नेगेटिव और कई बार मे बी थोड़े से क्रूड आ सकते होंगे, और आई एम श्योर आते ही हाँ हैं बिल्कुल क्योंकि आते हैं, बट यू ऑल्सो हैव टू एडॉप्ट टू द टेस्ट ऑफ द ऑडियंसेस ऑल्सो। आपको भी देखना है कि आजकल ऑडियंसेस को चाहिए क्या। अगर आप कहीं जा रहे हैं ये भी पिक्चर अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, साल 2 साल 3 साल 4 साल, एंड आपकी बात से कहीं भी कोई भी सहमत नहीं हो रहा है, और पिक्चर का सबसे बड़ी बात, लोगों का सहमत होना ना होना तो एक चीज है, वो तो सोशल मीडिया का जंगल है एक बहुत बड़ा, बॉक्स ऑफिस, आप उसके साथ अलाइंड हो कि नहीं। मेरा मानना हमेशा ये है कि एक जो फिल्म क्रिटिसिज्म भी जो है, क्योंकि मैं कमर्शियल सिनेमा में बिलीव करता हूँ, तो मेरा मानना ये है कि आपका जो एक थॉट है पिक्चर के बारे में वो कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस के साथ मैच खाना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं अच्छी है तो भैया बहुत अच्छी बात है, फिर तो ऑडियंस से सबको अच्छी लगनी चाहिए, पिक्चर चलनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं नहीं है तो पिक्चर फिर ठीक है, देखते हैं, फ्लॉप होनी चाहिए। पर अगर आप 10 में से 8 बार सही हो इस चीज को लेके, तो फिर ठीक है।
इट हैज नथिंग टू डू विद कि आपकी बात थैंकलेस है या नहीं है। बट अगर आप खुद ही 10 में से सिर्फ 2 बार सही हो, आप कह देते हो कि पिक्चर अच्छी है बट पिक्चर तो चल ही नहीं रही है, और चलिए थिएटर्स छोड़ो, आजकल एवेन्यूज बहुत है कि सिर्फ थिएटर पे कई बार नहीं चलती, बट मैं कह रहा हूँ पिक्चर अच्छी है, थिएटर पे नहीं है लेकिन ओटीटी पे चल जाएगी। बट अगर पिक्चर वहां भी नहीं चल रही, लेकिन आप कहीं जा रहे हैं किसी पिक्चर को कि अच्छी है, और 10 20 30 40 पिक्चर ऐसी हो गई, तो फिर आप अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे आज के टेस्ट को, क्योंकि आपका एक टेस्ट अटका हुआ है। ऑन द अदर हैंड, और ये मेजोरिटी है एक्चुअली, कि आप हर पिक्चर को ही कह देते हो खराब है, जो हमारे यहाँ कोई कई फिल्म क्रिटिक्स करते हैं। हर पिक्चर ही जिसको हम कहते हैं सेल्फ कन्फेस क्रिटिक्स हैं वो। सेल्फ कन्फेस्ड कह लीजिए, सेल्फ प्रोक्लेम्ड कह लीजिए। सेल्फ प्रोक्लेम्ड भी मैं नहीं कहूंगा कि किसी पर्टिकुलर इंसान की बात हो गई, एस्टेब्लिश्ड की भी बात करूंगा जो इंडस्ट्री में जाने माने भी है, बट आपको कोई पिक्चर पसंद ही नहीं आ रही। आप बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस के साथ जुड़े हो, आपको कोई पिक्चर पसंद नहीं आ रही, आपने बड़ी बड़ी अपनी खुद की वेबसाइट्स बना रखी है, आपको कोई पिक्चर पसंद नहीं आ रही है, और पिक्चर चल रही है, तो आपका अटैच नहीं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 2023 में जब जवान, पठान, एनिमल और गदर आई थी, गदर 2 आई थी, इन चारों मूवीज के कई क्रिटिक्स होंगे, आप खोल के देख लीजिए, जिन्होंने कहा होगा ये बेकार पिक्चर है। बिल्कुल। वो पिक्चरें 500-600 करोड़ कमा रही है, दैट मीन्स दैट मेनी वर्थ ऑफ फुटफॉल्स हैव कम इन, मतलब 2-2.5 करोड़ लोगों ने देखी है वो पिक्चर, अप्रिशिएट करी, और वो भी सिर्फ ओपनिंग वीकेंड में नहीं पिक्चर चली है, वो पिक्चर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता चली। चलिए आप कह देते हैं कि जी टिकटें खरीदी थी प्रोड्यूसर्स ने, चलिए मान लेते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट मान लेते हैं। ओटीटी पे कैसे चल रही है, वहां कौन उनको सब्सक्रिप्शन के पैसे दे रहे हैं, सैटेलाइट पे कैसे चल रही है, वहां कौन सा स्पॉन्सर अपनी एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हैं, उस ऑडियंस के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। सो यहां पर हम लोग के कई जो फ्रेटर्निटी में लोग हैं वो बहुत गलत साबित होते हैं, बिकॉज आप हर कमर्शियल पिक्चर को नकारा कर देते, आप हर पिक्चर के लिए कह देते हैं यहाँ तो सिर्फ जी ब्लॉक बुकिंग की वजह से हुआ है, या ये तो सिर्फ ओपनिंग का खेल था, ये तो सिर्फ स्टार कास्ट का खेल था। स्टार कास्ट का ही अगर खेल होता तो सलमान खान की सिकंदर चल जाती, अनफॉर्चुनेटली नहीं चली। ठीक है, और ऐसे बहुत एग्जांपल्स है, स्टार कास्ट का ही अगर खेल होता तो ऋतिक की अभी वॉर 2 चल जाती, नहीं चली। ठीक है, तो बात वो नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं ऑडियंसेस के साथ जुड़े ही नहीं है, तो इसीलिए दोनों तरीके से, अगर आप सिर्फ क्रिटिक्स की तरह भी सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है, सोचिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस के साथ मेल बनाइए। अगर आप सिर्फ एक मूवी बफ की तरह सोचते हैं, जैसा कि मैं हूं, कहीं ना कहीं ऑडियंस के साथ आप मेल बनाइए। अगर आप दोनों ही जगह इतनी ज्यादा ऑफ बीट है, ऑफ ट्रैक है, तो आप तो कहते रहेंगे, लेकिन आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके खुद के ऑडियंसेस हैं, वो आपका साथ एक दिन छोड़। वेरी नाइसली पुट। सर, लेकिन कुछ अग्रेसिव कमेंट जरूर आते हैं, मैंने देखे हैं आपके उस पे भी, मैंने देखे हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। हाउ डू यू डील विद दिस अग्रेसिव कमेंट्स जो आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, और एक तरह से ऑलमोस्ट साइक्लिकली नहीं, बिल्कुल रेगुलरली आ रहे हैं, हाउ डू डील विद दैट? बिकॉज सर ये सारी कैंपेन्स हो गई हैं। पहले मैं आज से 2-3 साल पहले तक एक्चुअली इनको काफी ज्यादा तवज्जो देता था, यार कुछ देखिए, कमेंट्स अगर आ रहे हैं, एक तो होता है कि आपके कमेंट से कोई सहमत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप सहमत नहीं है, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन चल रही है। दूसरा होता है कि कहीं कोई गाली गलौज पे आ जाते हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, एक 3-4 साल पहले थोड़ा बुरा भी लगता था, बट अब मूव ऑन कर जाते हैं। बट जैसा आपने देखा, अब साइक्लिक है, आपको कुछ सेम लोग आपके हर पोस्ट के नीचे कमेंट करते हुए दिख रहे हैं, या एक पर्टिकुलर स्टार के सपोर्टर्स आपके पोस्ट के नीचे कमेंट करते दिख रहे हैं, और वो लाइन में दिख रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये सारी की सारी पेड कैंपेन्स चल रही हैं। या तो वो पेड सपोर्टर्स हैं एक स्टार के, या वो पेड अपोजर्स हैं एक पर्टिकुलर स्टार के। आप एब्सोल्युटली उसको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ जाऊं, फिल्म मेकर्स की बात, क्योंकि जिनका पैसा लगे है, सबसे बड़ा दुख उनका ही है, उनका बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। अगर मैं कहता हूँ आप साल में 52 हफ्ते, 52 हफ्ते हैं, 52 मूवीज आ रही हैं, कुछ 1-2 हफ्ते में 2-2 आ रही हैं, तो करीब 60 फिल्में होती हैं जो आप देखते हैं। अगर 60 में से 40 का रिव्यू अच्छा नहीं आता, विच इज फेयर ना, क्योंकि इंडस्ट्री का भी यही है, ऑलमोस्ट जो मैंने सुना है कि 20-25% मूवीज ही हिट होती हैं, बियॉन्ड द पॉइंट हिट नहीं होती, तो नेचुरली मेजोरिटी जो आपके रिव्यूज हैं वो जाएंगे कम की तरफ, लो की तरफ। तो फिल्म मेकर्स से के रिएक्शंस आप बताएंगे बिना नाम लिए भी,
क्योंकि उनका अग्रेसिव होना बहुत ही स्वाभाविक है। उनका आपको बुरा भला कहना बहुत ही स्वाभाविक है। तो कुछ ऐसे रिएक्शन आप बताएं और कैसे आपने सालों साल उनसे डील किया वो प्लीज बताएं, क्योंकि आपके रिलेशनशिप तब भी सबसे अच्छे आपके जो रिएक्शन है वो पहले 4 दिन में होते हैं। जैसे बोलते हैं ना 4 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होते हैं कि सबसे पहले तो इट इज अबाउट जिसको मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे, बट कि आप मानते ही नहीं है कि ऐसा कुछ है। फिर होता है कि आप थोड़ा सा उसको सुनते हैं, फिर आप उसको एडजस्ट करना शुरू करते हैं और फाइनली आपको वो ग्रीफ होता है एंड देन फाइनली यू सेटल डाउन। तो ऐसे कुछ होते हैं। तो जो मैंने अभी तक ट्रेंड देखा है, न्यू कमर से न्यू कमर फिल्म मेकर और एक्टर और मोस्ट एस्टेब्लिश्ड एक्टर और मोस्ट एस्टेब्लिश्ड फिल्म मेकर, पहले दिन कोई मानेगा ही नहीं कि मेरी पिक्चर खराब है। वो होता है, हाँ, स्टेज ऑफ डिनायल जो होता है आपका पहला स्टेज ऑफ डिनायल। कोई नहीं मानेगा। अगर आपने बाय चांस उसको फर्स्ट शो के बाद कह दिया पर्सनल लेवल पे, सर पिक्चर में तो मजा नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, मैं अभी यहाँ पर आया था, मैं तो गेटी गैलेक्सी के सामने लाइन लगी हुई है, यहाँ पे हर बंदा गेटी गैलेक्सी के गाने गाना शुरू कर देता है। अरे मैं तो यहाँ पर गया था जो पीवीआर जुहू में जाके देख, वहां पर एलीट लोगों को कितनी पसंद है। अरे वो छोड़ो, ये पिक्चर मॉर्निंग की तो है ही नहीं है, तो इवनिंग की है, शाम को 6 बजे के बाद देख कितना बड़ा जलवा होने वाला है थिएटर में। एब्सोल्यूट डिनायल हो गया। आपने खुद पिक्चर बनाई है, आपको एक लेवल तक पता है कि कैसी है या नहीं है, बट पहले दिन तो कोई एडमिट ही नहीं करेगा। शाम को अगर आपने 8-9 बजे बात कर ली, कहेंगे अरे कलेक्शन पिक हो रही हैं, सुबह से अभी तुम देखो 50-60% कलेक्शन पिक हो गई। ऑफ कोर्स यार, सुबह 4 लोग थे, अभी 6 आ गए। 400 इवनिंग कलेक्शन तो एनीवे ज्यादा ही होगी, चाहे जितनी भी हाँ एग्जैक्टली, वो तो होनी ही है ज्यादा। होनी। तो हर इंसान एक एब्सोल्यूट डिनायल फेज में है और वो सीधा आपको कह देगा यार तुझे ही नहीं पिक्चर पसंद आ रही, मेरी इन 4 और क्रिटिक से बात हुई थी, तू देख, बात करके देख, पिक्चर अच्छी बनी। एवरीवन 100% ऑफ देम। और फिर जब वो फिल्म नहीं चलती, फिर आपकी बात होती है तो क्या वो क्या? तो सैटरडे संडे, और ये टिपिकल एक साइक्लिक चीज होती है, फिर आप सैटरडे संडे आप बात ही नहीं करते हो किसी से, बिकॉज कलेक्शन आनी शुरू हो जाती है। और ये पिछले 10-12 साल से शुरू है। इससे पहले तो कलेक्शन भी नहीं इतनी होती थी। तो गजनी ने जब 100 करोड़ क्लब किया तो पीपल स्टार्टेड वेकिंग अप टू कलेक्शन। ये सब रिपोर्टिंग उसके बाद शुरू हुई है। उससे पहले सर ट्रेड मैगजीन्स में होती थी। ये ट्रेड एनालिस्ट वगैरह कोई होते नहीं थे जो आज की डेट में 50 बन गए। तब से तो 2-4 ही मैगजीन्स छपा करती थी, दैट्स इट। अब क्या है, पिछले 5-10 साल से आपकी कलेक्शंस आ जाती है। अब कलेक्शंस को कोई कैसे जुट रहा है? चलिए, उसमें भी जब सैटरडे को अगर आपकी भूले बकरी बात भी हो गई तो ये हो गया, नहीं नहीं ग्रो कर रही है तो वीकेंड मूवी है। तो आप संडे तक कोई बात ही नहीं करते हो एंड यू वेट फॉर मंडे ऑल्सो। तो मैं ही करता हूँ, मंडे की भी वेट कर, क्योंकि मंडे को पता चल जाएगा कि पिक्चर स्टेबल हुई, ऊपर गई या नीचे। मंडे को अगर पिक्चर नहीं होती है, बेस्ट होता है, मैं हमेशा सबको कहता हूँ और सब लोग खुद भी करते हैं, समझदार जितने भी इंडस्ट्री में और भी लोग हैं, कि कोई फिर छेड़ता नहीं है उस समय किसी प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को या एक्टर को अगर पिक्चर नहीं चल रही है। आप क्यों उनके दुख में और ज्यादा एक चिंगारी देना चाहते हैं? हाँ, पिक्चर चल रही है, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से सर आप सही कह रहे थे, मैं गलत था। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है, ऐसा भी हुआ कि मैंने वापस बोला कि हाँ सर मुझे नहीं पसंद आई थी पिक्चर, बट आई एम सो हैप्पी पिक्चर चल रही है, और मंडे को टिक गई पिक्चर। फिर कहते हो गया ना तेरा रिव्यू गलत। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल हो गया। इट इज ऑलवेज वेरी, इट्स इन द राइट ह्यूमिलिटी, यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट इट। बट ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि पिक्चर बैठ जाती है। आप मत छेड़िए उस समय, किसी को कुछ मत कहिए। आप क्यों फोन करके किसी को कहेंगे कि अरे सब चली नहीं, अरे उसको नहीं पता, उसका पैसा डूबा, उनको दिख रहा है। फिर आपके आ जाती है जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीफ होती है, जब आपका एक हफ्ता निकल जाता है, ट्रेंडिंग पता चल जाती है, फिर इंसान कहना शुरू करते हैं जो आप बता रहे कि अच्छा वो पिक्चर की रिकवरी हो जाए कम से कम। फिर बात रिकवरी पर आ जाती है, हिट फ्लॉप की जगह। फिर आप देखोगे खबरें आनी शुरू हो जाती है, और जो मैं भी छापता हूँ वो लोग कहेंगे यार जोगिंदर एक काम करे यार, कम से कम मैं तेको फैक्ट बता रहा हूँ, 100 करोड़ की पिक्चर थी, 50 तो मेरे सैटेलाइट से आ गए, सॉरी ओटीटी से आ गए, 20 मेरे सैटेलाइट से आ गए, 10 मेरे म्यूजिक से आ चुके हैं, 20 को मुझे प्रोड्यूसर्स को तो कॉस्ट रिकवर हो ही जाता है। उनका कॉस्ट रिकवर करना है। तो दे वांट देन कि चलिए ये अब एक परसेप्शन बिल्ड हो जाए कि चलिए हिट नहीं भी है पिक्चर, बट कम से कम पैसा रिकवर हो गया। फिर हम सबकी टोन उस तरफ मूव हो जाती है, क्योंकि ठीक है फैक्ट भी है, एक प्रोड्यूसर को भी आप चाहते हैं कि उसको एक सहारा मिले, और आप भी चाहते हैं कि ठीक है अब आपको रोज रोज क्यों उसके बारे में लिखना कि पिक्चर नहीं चल रही है, आपने बता दिया बॉक्स ऑफिस पे नहीं है, बट अगर उस पिक्चर की रिकवरी कुछ और एवेन्यू से हो गई है तो हेल्प द प्रोडक्शन हाउस। एक ही इंडस्ट्री है, कम से कम एक परसेप्शन उनकी ठीक हो विद द फैक्ट्स। परसेप्शन विदाउट फैक्ट्स इज अगेन नॉट राइट, बट अगर परसेप्शन विद द राइट फैक्ट्स इज ऑलवेज गुड। सो आप ये बताएं
कि ठीक है, बट पिक्चर की रिकवरी इन सारे के सारे एवेन्यू से हो चुकी है। बट ये चीज जो हमेशा रहती है, ये साइक्लिक है। आप कुछ बताएंगे अपने लाइक इंडस्ट्री में जो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो एक्टिंग डोमेन से हैं या प्रोडक्शन या हम्म। प्रोड्यूसर फिल्म मेकर डोमेन से हैं, हम्म। आप प्लीज नाम भी ले सकते हैं, जो आपके आपके व्यूज की बहुत ज्यादा कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और वो अच्छा होता है नहीं होता है तब भी वो आपके साथ स्टिक करते हैं कि उनको पता है कि आप अगर दे रहे हैं तो हम्म। जेन्युइन दे रहे हैं। हम्म। कभी कभी प्लस माइनस हो सकता है बट दे आर वेरी जेन्युइन, और गलत भी होता है तो आपकी बात का बुरा नहीं हम्म। मानते। देखिए, ऐसे प्लीज बताइए। कोई भी अगर मैं नाम लेता हूँ ना, वो नेम थ्रोइंग लगेगी, वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं लेना चाहूंगा। बट आप मेरे फॉलोअर काउंट्स देख सकते हैं, इंटरेक्शन देखते हैं, नॉट फॉलोअर काउंट, दोज हु आर फॉलोइंग मी, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ठीक हाँ, है, ये दैट इज सेलिब्रिटी व्हाई आई आस्क्ड। और ये दैट इज काफी दैट लंबे समय से अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई तो एक सही रीजन होगा। एंड लेकिन मैं अगर नाम लेता हूँ उनका, तो वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं उससे रिफ्रेन करूंगा। नहीं, दैट इज ट्रू, बिकॉज आपके और पब्लिक को भी मैं बोलूं कि अगर आप इंस्टाग्राम में चेक करें स्पेशली, तो आई थिंक पीपल विल नो कि या रिस्पेक्ट कहाँ तक है। और आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी लाइक एन अवार्ड, लाइक अ प्राइज फॉर यू, बिल्कुल कि बिल्कुल। फिल्म मेकर जिनकी फिल्म शायद ना भी चले लेकिन तब भी वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, और आपको इसलिए आपको इतना फॉलो करते हैं और आपसे शायद प्यार भी करते हैं आपके बिल्कुल इतने सालों से। बिल्कुल। सर, I'll ask you couple of question, मैं एक साथ बैक टू बैक क्वेश्चन पूछूंगा हाँ इंपॉर्टेंस जी। के बारे में, बिकॉज कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कई लोग कहते हैं यार एक फिल्म का बजट आ रहा है 20 करोड़, हम्म। पिक्चर ने बनाया 30 करोड़, तब भी इसमें फ्लॉप का टैग हम्म। लगा। बीइंग इन इंडस्ट्री थोड़ा सा मैं कहूंगा 2% बिल्कुल। नॉलेज मुझे है, आई थिंक 200% नॉलेज आपको है, तो अगर एक हम्म। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बताएं कि कैसे 30 करोड़ कमा के भी फिल्म हिट नहीं होती, क्योंकि उसमें और भी लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं। आप प्लीज बताएंगे, विल बी वेरी यूजफुल फॉर पीपल। बिल्कुल, एक एग्जांपल के साथ लेता हूँ ताकि इजी हो, जैसे 100 करोड़ की पिक्चर। ठीक। अब पिक्चर ने 100 करोड़, अगर आपने 100 करोड़ डाले हैं, तो आपको 100 करोड़ तो वापस चाहिए बेयर मिनिमम। ठीक है, तो आपके एक तो आपके प्री रिलीज राइट्स वगैरह बिक जाते हैं, कि जैसा कि मैंने कहा कि आपका से 25 करोड़ का आपका सैटेलाइट बिक गया, 25 करोड़ का आपका ओटीटी बिक गया, 10 करोड़ का म्यूजिक बिक गया, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, और भी छोटे मोटे इधर उधर और भी काफी राइट्स होते हैं, बट लेट्स से इतने राइट्स आपके साठ 60-70 करोड़ यहीं से यार। 60 करोड़ आपके यहीं आ गए। अब आपको 40 करोड़ जो है वो रिकवर करना है। ठीक है, उस 40 करोड़ को रिकवर करने के लिए आपको कम से कम 80 करोड़ की टिकटें बेचनी पड़ेंगी, क्योंकि, और ये करोड़ बता रहा हूँ टैक्स हटा के, ठीक है, और टिकटों ओनली नेट में नेट बिजनेस नेट। नेट बिजनेस करो, क्योंकि 20% इस पे ऊपर और ऐड कर दो तो वो तो गवर्नमेंट को चले जाते हैं। तो ठीक है, तो आपको 80 करोड़ आपको नेट कमाई करनी है, क्योंकि इसका जो 50% है, ठीक है, वो तो थिएटर्स जो चला रहे हैं वहां पर भी चला जाएगा, राइट। तो आपका 50% बचता है इसका, जो आपका वापस डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आता है। तो जिन डिस्ट्रीब्यूटर से पिक्चर खरीदी है, कम से कम उनका तो पैसा वापस है, तो उस 40 करोड़ के लिए उनको 80 करोड़ के नेटवर्थ की टिकटें बेचनी। तो आप उसमें ये से कह रहे आपके हैं, पास जो 40 करोड़ आएंगे, तब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे। अगर आप 60 करोड़ कमा, तो अपना आप 100 करोड़ कमाते हैं, तो उसका मतलब 50 करोड़ आपके पास आया, विच मीन्स 40 करोड़ आपके पहले तो रिकवरी में लगे, 10 करोड़ आपने प्रॉफिट कमाया, तो 100 करोड़ पे आपने 10 करोड़ प्रॉफिट कमाया, विच इज 10%। और ये मैंने बोल रहा हूँ, ये इंडिया से हो गया, ओवरसीज से हो गया, सब कुछ मिलाकर हो गया। बट दिस इज सम वेरी 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 बेसिक कैलकुलेशन दैट आई हैव मेड। ऑफ कोर्स इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं, बट नेट नेट आपको इतना करना। और ये फिर भी कम से कम है कि चलिए आपने 100 करोड़ की पिक्चर बनाई थी, तो आपको 80 करोड़ का आपको थिएट्रिकल बिजनेस करना है, और तब भी आप कहीं ना कहीं सेव हो जाते हैं। आज से 25 साल पहले ऐसा नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो तब उस जमाने में आपको 100 करोड़ की पिक्चर बनाने के बाद आपको एक्चुअली 200 करोड़ कमाने पड़ते थे, तो जाके आप ब्रेक इवन पर आते थे। उसके बाद फिर सैटेलाइट का वेन्यू खुला तो चीजें बेटर हुई, उसके बाद अभी ओटीटी का वेन्यू खुला तो चीजें बेटर हुई, और कुछ और भी डिजिटल राइट्स वगैरह आते। पर तो मैं अगर सही समझ रहा हूँ तो मैं इसका एक निष्कर्ष ये निकालता हूँ कि अगर 100 करोड़ में आपने 100 करोड़ कमाए नेट, जहां हम्म। पर एंटरटेनमेंट टैक्स, तो पब्लिक के जेब से शायद 120 करोड़ ही आपको आना चाहिए। बिल्कुल 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 तो और उसमें से ग्रॉस हटके नेट बचेगा जिसमें आपका 100 करोड़ है। 100 बिल्कुल। में से भी एक बड़ा पोर्शन आपके एग्जीबिटर्स जो सिनेमा हॉल के ओनर्स लेंगे, और एटलीस्ट बाकी 50। एटलीस्ट उतना लेंगे, और बाकी डिस्ट्रीब्यूटर लेंगे, और आपके पास लगभग आधा बचेगा। बिल्कुल लेकिन फिर भी इसमें जोगिंदर सर एक चीज आती है कि, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर आपके पिक्चर 100 करोड़ में 100 करोड़ कमाती है, तब हम्म। भी शायद उसमें हिट का टैग नहीं लगेगा,
क्योंकि आप बाकी सोर्सेस को शायद काउंट नहीं करते, यू ओनली काउंट बॉक्स ऑफिस मनी जो नहीं, पिक्चर के। वो अलग एक बहुत गलत सोच है जो हमारे यहाँ पर कुछ लोग ये मुझे चेंज करना है। जो ट्रेड जानते नहीं है, बट उनको सिर्फ हेडलाइंस बनानी है कि हाँ, लेकिन अल्टीमेटली आपका थिएट्रिकल तो नहीं होता, तो नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने 100 रुपए खर्चे, मुझे वो 100 रुपए कहीं से भी है, वो मेरा प्रेरोगेटिव। वो मुझे ओटीटी दे रहा है, वो सैटेलाइट दे रहा है, वो मुझे जो इन फ्लाइट एयरलाइंस वाले जो देते हैं वो दे रहे हैं, मुझे मोबाइल पे कुछ राइट्स आ रहे हैं, कहीं से भी आए। तो ये तो हम आज बात करें, और ये धीरे 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 और आपका स्क्यूड ही होने वाला है थिएट्रिकल बिजनेस। यू नेवर नो, एआई जिस तरीके से चल रहा है, 2 3 4 साल में पता नहीं और कौन सा एक और कोई बिजनेस मॉडल आ जाएगा, वी डोंट नो। और अच्छा। उसके बाद आपका थिएट्रिकल बिजनेस होगा, दैट डजंट मैटर, इट शुड नॉट। सबसे बड़ी बात है, जिसको बिल्कुल इस चीज का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो है ऑडियंस। अब आजकल आपके ट्विटर पे आपके सब सोशल मीडिया ट्रेड एनालिस्ट टाइगर्स बने हुए हैं, ठीक है। उन्होंने शायद पूरी जिंदगी में 25 पिक्चरें नहीं शायद थिएटर में देखी है, और वो अपने आप को शायद ट्रेड एनालिस्ट कहते हैं। जो 5 10 15 हजार फॉलोअर्स है शायद, कहीं पर वो बना लिए हैं उन्होंने, ऊंचा ऊंचा बोलेंगे, चिल्ला के बोलेंगे, यूट्यूबर्स बनेंगे, सो एंड सो फोर्थ। उनकी कोई रीच नहीं है, वो पता नहीं किस जगह से आ रहे हैं, और उनको कुछ आइडिया नहीं है। अरे पिक्चर फ्लॉप हो गई, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता है यार। अल्टीमेटली आप बिजनेसमैन की तरह सोचिए, 100 रुपए लगाए, 110 रुपए वापस है, मैं प्रॉफिट। आपका जो एक योगदान हो सकता है एज एन ऑडियंस, वो प्राइमरली ये है कि क्या आप खुद पिक्चर देखने गए टिकट खर्च करके। इफ यू हैव डन दैट, यू हैव डन योर जॉब। आप सिर्फ इतना कीजिए। जो सोशल मीडिया पे इतना चैटर चल रहा है, और उसमें जब आप जाके कंट्रीब्यूट करते रहे, पिक्चर फ्लॉप हो गई, लेकिन आपने खुद क्या टिकट खरीदी। मुझे इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो गुस्सा आता है वो तब आता है जब मेरे को कई लोग ट्विटर पे कहीं पूछते हैं, सर ये पिक्चर 100 करोड़ करेगी, ये 200 करोड़ करेगी, अरे 300 करेगी, और मैं पहली चीज पूछता हूँ, भाई अपनी टिकट की स्क्रीनशॉट भेज दो एक बार। तुमने टिकट ही नहीं खरीदी है, तो तुम क्यों अपना टाइम पास कर रहे हो। तो पढ़ाई कर लो, या काम कर लो, या पिक्चर देख लो। बी कंस्ट्रक्टिव एंड मेक योर लाइफ बेटर। कुछ तो करो। तुम तीनों में से कुछ नहीं कर रहे हो, तुम शायद पढ़ाई के टाइम में ये काम कर रहे हो, या काम नहीं करने जा रहे हो ये कर रहे हो, और तुम पिक्चर भी नहीं देख रहे हो, और पिक्चर के बारे में बात कर रहे हो, और सिर्फ कह रहे हो कि यार इससे तो 200 करोड़ करे ही नहीं। लेकिन तुमने खुद तो नहीं टिकट खरीदी। तो क्या, तो पहले टिकट खरीदिए। आपका हक तब बनता है उसके बारे में बात करने का। आप एक रेस्टोरेंट के बारे में कह रहे हैं, अच्छा नहीं, आप खाना खाइए पहले वहां पे। आप किसी एयरलाइन की सर्विस के बारे में बात करें, आप पहले एयरलाइन में बैठिए आप जाके। यू डू नॉट हैव एनी, आप सरकार के बारे में ही कुछ बोल रहे हैं, पहले वोट डालिए। मैं सबसे यही कहता हूँ, इंक्लूडिंग मी। अगर आप किसी भी चीज के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, अपनी बेयर मिनिमम कंट्रीब्यूशन क्या आपने उसमें करी है। अगर आपने वोट भी नहीं दिया है ना, तो आपका गवर्नमेंट के लिए भी कुछ कहने का कोई मतलब नहीं बनता। आप कंप्लेन मत कीजिए, फिर जैसा है चलने दीजिए। एंड सेम इनफैक्ट सैड पार्ट हो। यही है, इनफैक्ट सैड पार्ट यही है कि जो सबसे ज्यादा ऐसे कमेंट्स आते हैं वो अर्बन एरिया से आते हैं, जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज 60-70 ज्यादा होती भी नहीं है, हम्म। और वही लोग सबसे ज्यादा कोस रहे होते हैं, चाहे बिल्कुल, लोकल लेवल की सरकार है या नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपनी कंट्रीब्यूशन दीजिए, यू गेट द राइट पर्सन टू डू द जॉब, और फिर भी नहीं हो तो आप डेफिनेटली उसके अगेंस्ट में बोलिए। एब्सोल्युटली, वेरी वेल पुट। तो हम्म। आप उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, व्हेन यू प्री जज कि ऐसा कुछ होने वाला है एंड इट हैपेंस आल्सो। हाँ, तो देखो, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो बजट किसी को नहीं पता हो। आपने कम देखा होगा मुझे बजट के बारे में लिखते हुए कि इसमें एग्जैक्टली। है। आई ऑलवेज टॉक अबाउट इसने कमाया इतने। जब तक कि बजट आपको प्रोडक्शन हाउस खुद ना दे, एंड इट इज वेरी रेयर कि कोई प्रोडक्शन हाउस खुद बजट बताता है कि मेरी पिक्चर में 250 लगा है, 300 लगा है, 400 लगा है, या 10 लगा है। तो ये सारी की सारी जो होती है, दीज आर ऑल, ये अटकलें लगाई जाती हैं। और किसी समझदार इंसान ने एक जगह छाप दिया 400 करोड़, तो वो अच्छा नंबर सुनने में लग रहा है, तो सब उठा लेते हैं। अब कोई बोलेगा वॉर टू 228 करोड़ में बनी है, तो वो नंबर सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है ना, तो कोई उठाएगा भी नहीं उसको। बट ये रकमें बड़ी बड़ी लगती है। नंबर वन, तो इसलिए बजट तो किसी को पता नहीं। नंबर टू, पिक्चर देख के सीधा बोल देना कि ये पिक्चर तो 200 300 400 करोड़ करेगी। आप एक एस्टिमेट एट अ बेयर मिनिमम लेवल पे लगा सकते हैं, बट कितना आगे तक जाएगी कोई कुछ नहीं कर सकता। सैयारा की बात करते हैं, आदित्य चोपड़ा खुद नहीं बता सकते थे कि ये पिक्चर 350 करोड़ करेगी। मैं और आप तो छोड़ ही देते हैं बात। लीपर हिट थी, मतलब नोबडी ठीक है। एक्सपेक्ट। एनिमल, आई एम श्योर संदीप रेड्डी वांगा नहीं बता सकते थे कि ये पिक्चर मेरी 550 करोड़ करेगी। सिकंदर, आई एम श्योर सलमान खान खुद नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ 100 करोड़ करेगी।
तो इसलिए कोई नहीं कह सकता, आप एक आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, मैंने भी कई बार हुआ है, जब मैं पिक्चर देखता हूँ कहती है ये तो मिनिमम 100 करेगी। जैसे अभी जॉली एलएलबी के लिए मैंने पीछे ट्वीट किया था, कि यार यस। ये तो 200 करेगी। हो सकता है वो 300 कर जाए, हो सकता है वो 400 कर जाए, वो बिना देखे कोई बता नहीं सकता। पिक्चर देख के आप फिर भी एक आइडिया लगा सकते हैं। बट उसमें भी हम बड़े से बड़े कोई क्रिटिक हो गए, ट्रेड एनालिस्ट हो गए, हर बंदा पहले 4 दिन का ट्रेंड देखता है, फिर जाके एग्जैक्ट फिर भी एक लेवल पे बता सकता है कितनी चलेगी। पहले दिन देखकर खुद भी देख के सीधा बोल देना, हाँ हम मोटा मोटा बोल सकते हैं 100 करोड़ करेगी, अरे ये तो 200 करोड़, क्योंकि आप एक स्टार की रीच के साथ चल रहे हैं। कि भाई जब शाहरुख खान की पठान ने 500 किया और जब हमने जवान देखी, हमने कहा हाँ यार ये भी 500 तो कर ही जाएगी। आपको पता है वो दौर चल रहा है। सलमान खान का जब वो दौर था, उन्होंने 12-13-100 करोड़ की पिक्चरें लाइन में दी, दबंग थी, बैक टू बैक। रेडी थी, बॉडीगार्ड थी, एकता टाइगर आई, सुल्तान आई, प्रेम रतन धन पाया हुआ है। प्रेम। तो अब क्या है कि आपका ट्रेंड बन गया, तो आपने देखते ही कह रहे हैं 200 तो करेगी ही करेगी, क्यों? क्योंकि पिछली 4 दिन कराई है, ये भी करेगी। लेकिन उसके बाद जब किसी का भाई किसी का जान आई, या सिकंदर आई, या एक दो और आई, आप कैसे ये बोल सकते? ठीक है, अक्षय कुमार है, उनकी पिक्चरों ने लाइन में 200 करोड़ की 4 पिक्चरें करी। बट फिर एक ऐसा दौर आया जो पिक्चरें नहीं चली, जिस लेवल पे आपको एक्सपेक्टेड थी। और अब आप वापस वो दौर शुरू हो गया उनका कि जब फिर से। वापस वो दौर आ गया, अभी उनकी पिक्चरें कर रही है 100-150, तो हम भी आगे बढ़ के बोल पा रहे हैं जॉली तो करेगी 200, क्योंकि आपने देख लिया कि हाउसफुल 4 ने भी 200 करे, तो ये क्यों नहीं करेगी 200? तो एक वो फेज जो एक आता है, वो एक जो सुपरस्टार की एक जर्नी चल रही होती है, हम सब उसके साथ कहीं ना कहीं बायस हो जाते हैं। अब जैसे अजय देवगन भी लगा लीजिए, उनकी लाइन में पिक्चरों ने कितना, रेड 2 आई। अब रेड 2 आई, आपको पता है कि रेड ने 100 किया था। पिक्चर का ट्रेलर देख के, पिक्चर देख के कहती ये तो 100 करेगी करेगी, आसान है कहना। बट उसके बाद अभी जब ये सन ऑफ सरदार आई, तो इतना आगे बढ़ के कोई कॉन्फिडेंस से कोई नहीं बोल पाया, क्योंकि जब सन ऑफ सरदार पहले आई थी और उसने 100 करा था, उसमें और आज के टाइम में बहुत फर्क आ गया। हम्म। तो पिक्चर देख के कोई भी आगे बढ़ के ये चीज बोल नहीं सका। तो इसलिए ये बहुत बार चीजें जो होती है वो फेज ड्रिवन होती है एक सुपरस्टार के। जब आप बोल सकते हैं कि ये तो चलेगी ही चलेगी, ये तो इतना बिजनेस करेगी करेगी, या ये नहीं करेगी। अब आप ले लीजिए महाअवतार नरसिम्हा, कोई कह सकता था कभी भी कि ये पिक्चर जो है वो 200 हिंदी में शायद कर जाएगी, 175 में तो पहुंच ही गई है। कोई अब आई नहीं। थिंक इस समय 300 ग्लोबल क्रॉस कर चुके वो तो हैं। ग्लोबल क्रॉस है, ग्लोबल क्रॉस अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस। पिक्चर के टाइम पे कोई 30 करोड़ भी नहीं बोलता रिलीज से पहले कि ये करेगी, क्योंकि इंडिया में एनिमेशन पिक्चरें कहाँ आती है। सो देयर आर दीज सरप्राइजेस दैट विल ऑलवेज बी देयर। और दुनिया का कोई फिल्म प्रोड्यूसर, कोई सुपरस्टार, कोई ट्रेड एनालिस्ट, कोई क्रिटिक कभी नहीं बता सकता कि ये पिक्चर एक्चुअल में कितना कर जाएगी बिफोर watching the movie, and just on the basis of trailer an exact number and be right all the time। हम, जैसा मैंने बताया, कि एक लेवल की एजम्पशन शेयर कर सकते हैं, एक लेवल की प्रिडिक्शन शेयर कर सकते हैं, बिकॉज उसमें एक बहुत बड़ा इमोशन जुड़ा होता है। बट टू बी एक्चुअली स्टिकिंग योर नेक आउट एंड से कि चलिए मैं बेट लगा तो ये इतनी करेगी, वो कोई नहीं कर सकता। तो सर अभी मैं इनफैक्ट महाअवतार की भी बात करूंगा और मैं इस पे आने वाला था। और हमने देखा है कि महाअवतार ने और सैयारा ने ये जब आप ऐसी फिल्म्स को देखते हैं, आई एम श्योर आपने देखी है, कहने की बात नहीं है, तो जब आप देखते हैं तो आप समझ जाते होंगे कि फिल्म बिजनेस कितना करेगी। क्योंकि जैसे एनिमेशन जॉनर है महाअवतार नरसिम्हा, लाइव रियल एनिमेशन, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? वही जो आपने बोला 30 करोड़ थी। और जब आप इस फिल्म को स्टडी करते हो, और आपने आई एम श्योर स्टडी किया होगा, तो आपको क्या लगता है कौन से फैक्टर्स हैं? अगर मैं इसकी बात करूं या सैयारा की बात करूं, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि ऑडियंस को टच कर गए और वो फिल्म इतनी मास हो गई कि उनको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है? बिकॉज अभी भी हम जब बात कर रहे हैं, वो फिल्म बिजनेस कर रही है अभी भी थिएटर्स में। महाअवतार में तो ऐसा है दैट सबसे बड़ी चीज है कि वो पिक्चर बुजुर्गों में काफी अच्छे से घुसी, जो दादा दादी नाना नानी वाली एज के जो लोग हैं, जिन्होंने ये सब कहानियां सुनी हैं, जिन्होंने ऐसे पाठ अटेंड करे हैं, जिन्होंने अपनी पोते पोतियों को ये कहानियां सुनाई है, या उनके दादा दादी ने कभी उनको सुनाई थी, तो ये उस ऑडियंसेस में काफी ज्यादा चली। और जब घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हो कहते हैं साल में हम 2 पिक्चर शायद देखने जाते हैं और हमें ये पिक्चर तो देखनी है, तो फिर उनके साथ उनके बेटा बहू चाचा मामा ताई बच्चे परिवारजन ये सारे जुड़ जाते हैं। इस पिक्चर में मैंने देखा है कि जब भी मैं ऑडी में कभी गया हूँ, मैं मतलब कोई और पिक्चर भी देखने जा रहा हूँ और मैं महाअवतार में देख रहा हूँ लोग जा रहे हैं, तो 8-8 10-10 का बंच गया एंड अक्रॉस ऑल 3-4 एज ग्रुप्स। तो एक तो उस ऑडियंस में गई।
उसके अलावा ये बी सेंटर्स, सी सेंटर्स, इंटीरियर्स यहाँ पर काफी है। ये सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस के साथ रिस्ट्रिक्ट होकर नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल जो डिवोशनल फील थी वो इसके साथ बहुत अच्छे से अटैच है। इट्स द फर्स्ट एवर मूवी इन द लास्ट आई डोंट नो डेकेड्स जो शायद इस तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ आई और चली। राज जो लास्ट जो थी वो जय संतोषी माँ थी 1975 में, जो 50 साल पहले आई थी। पूरे 50 साल उसने ऐसा बिजनेस किया था, उसके बाद अब जाके इसने ऐसा किया बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट आई मेंशन। और आज की डेट में क्या है कि जब कोई पिक्चर चलनी शुरू होती है और कुछ यूनिक होती है, और वो सिर्फ गुड भी है, मैं ये नहीं कहूंगा वेरी गुड एक्सीलेंट ब्लॉकबस्टर, गुड भी है, और अगर उसका वर्ड ऑफ माउथ फैलता है तो देन लोग कहते हैं कि यार चलो देख लो, क्योंकि एक ही ऐसी आई है। अब सपोज 5 लव स्टोरी आ रही होती तो फिर भी कहीं ना कहीं चीज डिवाइड हो जाती है, या दिख रहा होता कि अच्छा अगले महीने तो आशिकी 3 आनी है, अगर वो बनती है कभी, या अच्छा। उसके अगले महीने कोई और कोई लव स्टोरी आ रही है, और बहुत सारी लव स्टोरीज आ रही है, तो फिर भी शायद ये वेव नहीं बनती बिकॉज, लेकिन ये एक ही ऐसी पिक्चर आई है, ये वेव बन गई। तो आपको लगता है कि रिलीज के टाइमिंग इंपॉर्टेंट, बिकॉज मुझे जितना ध्यान है रमन राघव जब आई थी कोई कई साल पहले, उससे 5-6 हफ्ते पहले और 2-3 हफ्ते बाद लगातार जो भी फिल्म्स आई थी सारी ऑलमोस्ट सारी सुपर हिट्स। तो मुझे ऐसा लगा पर्सनली, क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी थी, जिसने भी देखी टीवी में, खैर उसके ऊपर तो नेम्स भी आज तक नेम्स बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि बैक टू बैक इतनी हिट फिल्म्स आ रही थी, तो कहीं ना कहीं वो एक व्यूअर फटीग आ गया, और इस चक्कर में भी एक अच्छी फिल्म खराब हो गई। तो आपको ऐसा लगता है कभी नहीं कि होता, ऐसा कभी नहीं होता। ओके, आई मीन मैं नहीं मानता, मतलब इस बात को शायद होता हो, बट मैं नहीं मानता अपने एक्सपीरियंस में, और एज अ फिल्म बफ आल्सो। क्योंकि मेरे को भी ये था, मैं भी इस चक्कर में देखने गया था, आई वांटेड टू, हाँ पर 5 हफ्ते लगातार इतनी फिल्म्स अच्छी आ रही थी, तो आई थॉट हैव हाँ, टू गिव अ देखो ब्रेक। टाइमिंग कोई नहीं कर सकता, जैसा आप स्टॉक मार्केट में बोलते हो कि नेवर टाइम द मार्केट। आप टाइम नहीं कर सकते हो मार्केट, आपने कितना भी टाइम कर लो, सडनली अब जो सन ऑफ सरदार आई थी अभी, क्या उसको पता था कि महाअवतार उसका बिजनेस ले जाएगी? कभी कोई कह ही नहीं सकता। ठीक है, आप कितना टाइम करेंगे, किसी और लैंग्वेज की पिक्चर आ जाएगी, नहीं तो हॉलीवुड की आ जाएगी, नहीं तो कोई देश में कोई ऐसी खबर बन जाएगी जो ज्यादा पॉप न्यूज चैनल्स में आ रही है, या कोई स्पोर्ट्स आ जाएगा, कोई क्रिकेट आ जाएगा, या कोविड आ जाएगा, या सडनली बारिश बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो टाइमिंग का खेल नहीं है, एंड इट इज अ लॉट टू डू विद लक फैक्टर। वो जरूर हो सकता है कि कोई अच्छी पिक्चर है लेकिन उसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन क्या ये 3 महीने बाद आती, कोई बड़ी बात नहीं, शायद 3 महीने बाद भी शायद वो नहीं इतनी चलती। ठीक है, तो इसलिए बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री है, तो लक का तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट आप कभी टाइम नहीं कर सकते किसी पिक्चर में। अब आपकी हॉलीडे पे कितनी मूवीज आती है, हॉलीडे रिलीजेस आप कितना टाइम करते हो? अपने बेबी जॉन टाइम करी थी लास्ट ईयर क्रिसमस के आसपास आई थी, वो और आपने टाइम करी, इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे आई थी, उससे पहले ये लाल सिंह चड्ढा भी आई थी इंडिपेंडेंस डे वाले वीकेंड पे, आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आई थी दिवाली पे। अब आपको इससे अच्छी तो कोई डेट्स ही नहीं मिल सकती ना, खाली पड़े थे थिएटर्स, आपने कर ली कितनी टाइमिंग जितनी करनी थी। तो इसलिए देयर इज अ लॉट ऑफ फेट, लक, डेस्टिनी, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कमिंग टुगेदर। एब्सोल्युटली वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो कहीं ना कहीं जोगिंदर सर, हमने देखा है, अब मैं बिल्कुल एज अ वेरी प्लेन व्यूअर बात कर रहा हूँ, हु इज अ आई से मिनी मूवी बफ। मैं आपके जितना तो नहीं कहूंगा, बट मिनी मूवी बफ। और मुझे ऐसा लगता है, और आपने भी वही चीज बोली है, बहुत किसे कहते हैं, बिल्कुल ठोस तरीके से बोली है, कि कोई भी अगर फिल्म रिलीज हो रही है, कम से कम 6 महीने तक कोई उसको सैटेलाइट पे ना उतारे, कोई उसको बिल्कुल ओटीटी पे ना उतारे, क्योंकि वो बहुत बड़े तरीके से साइकोलॉजिकली और फिर इन रेवेन्यू इम्पैक्ट कर सकती है। आप बिल्कुल। बताइए, आपकी इस पे क्या राय है? ऑडियंस को एक बार प्लीज बताइए। सर 6 महीने तो मिनिमम है, मैं तो कहता हूँ 1 साल। वो पहले का टाइम कितना अच्छा था, आपकी 80s में हम्म, पिक्चरें अच्छी हो या नहीं हो, क्यों थिएटर्स भरे रहते थे? क्योंकि कोई ये सिस्टम ही नहीं था आपका कि सैटेलाइट पे पिक्चर आएगी। हाँ, वीडियो कैसेट्स वगैरह पर आ जाती थी पिक्चर उन दिनों, बट स्टिल लोग जाते थे थिएटर्स पे देखने। आज की जो अच्छी से अच्छी पिक्चर में लोगों को माना मुश्किल है, क्योंकि आपकी पिक्चर के ट्रेलर के नीचे मोटा मोटा नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार लिखा होगा, विल बी स्ट्रीमिंग एट दिस। मैं कहता हूँ यार 8 हफ्ते के अंदर पिक्चर आ जाएगी। साउथ में तो और भी बुरी हालत है, 2 हफ्ते में आ जाती है। कोई एग्जैक्टली। लॉजिक ही नहीं है। हमने क्विक फायर पैसा बनाने के चक्कर में एक मॉन्स्टर खुद हमने क्रिएट किया है, और ये हम ही मना कर सकते हैं इस मॉन्स्टर को कि भैया अभी रुक जाओ। तो और ये जो बीड़ा है मेरे ख्याल से उठाना चाहिए फॉर ऑल द मेजर प्रोडक्शन हाउसेज इन द कंट्री।
कि यार हम नहीं लाएंगे पिक्चर ओटीटी पे 6 महीने तक नहीं। मैं तो कहता हूँ 1 साल तक मत लाइए सैटेलाइट पे और ओटीटी पे। हाँ, बात आती है कि नहीं, ये तो फिर पायरेट हो जाएगी। बट आई थिंक पायरेसी से ज्यादा नुकसान हो रहा है आज की डेट में, क्योंकि 5 साल पहले जब प्री कोविड फिर भी पिक्चरों में थिएटर्स भरे होते थे, और पायरेसी तो पिछले 20 साल से कम है। वीसीडी आती थी, डीवीडी आती थी, ब्लूरेज तक आनी शुरू हो गई। बट मैंने इतनी बुरी हालत थिएटर्स में कभी नहीं देखी जितनी मैंने पिछले 3 साल में देखी, कि एक जवान पठान, एनिमल, केजीएफ में तो लोग आ जाएंगे। एक अभी कोई बड़ी और पिक्चर आ जाएगी 200-300 करोड़ करने वाली, उसमें आ जाएंगे, बट बाकी 90% टाइम्स थिएटर खाली पड़े। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही अनाउंस कर दिया कि आपकी पिक्चर आने वाली है, आपको मिल रहे हैं वहां से 50-60 करोड़, लेकिन आप तो वो सिर्फ सेफ प्ले कर रहे हो। और मैं मानता हूँ कि चले जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं एज प्रोड्यूसर्स, जिन्होंने अभी शुरू करा और जिनको 2-4 साल में पैसा कमा के निकलना है, या कहीं से वो फाइनेंस इकट्ठा कर रहे हैं, चलिए मैं समझता हूँ, वो आपकी मर्जी, आप जैसे बने। बट जो आपके कोर प्रोडक्शन हाउसेज है इस कंट्री के, जो 20, 30, 40, 50, 60 साल से हैं, एटलीस्ट दे शुड टेक द ओनर्स कि भैया हमें लानी ही नहीं है पिक्चर ओटीटी पे, सैटेलाइट पे। जिसको देखनी है थिएटर में देखो, नहीं तो वेट करो। बिल्कुल बिकॉज वो क्रेज खत्म, वो क्रेज आप उसमें बजट देखिए। मुझे पता है कि 2 महीने बाद फिल्म आ रही है, हालांकि बिल्कुल। ऑब्वियसली आई गो इनटू थिएटर्स बिकॉज एक शुरू से एक है, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग आज। लेकिन लेकिन एटलीस्ट हॉलीवुड की फिल्म जो इंडिया में बहुत बड़े स्केल पर रिलीज नहीं होती, मुझे पता है वो आने वाली है। तो इंग्लिश फिल्म्स या कोई इंडोनेशियन फिल्म्स या कुछ होती हैं जो आ रही है, वो तो मुझे पता है 2 हफ्ते में आ जाएंगी। देन वी डोंट मेक एन एफर्ट टू वॉच देम इन थिएटर्स। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो क्रेज, कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस, जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं वो आप किल कर रहे हैं। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। और एग्जिबिटर्स का नुकसान है, प्रोड्यूसर्स का फायदा है, और आई थिंक एग्जिबिटर्स का तो नुकसान है, उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स का नुकसान है। एज अ प्रोड्यूसर भी बना रहे हो, बट अब आप कितनी पिक्चरें फिर आप आगे बनाते रहेंगे, बिकॉज आपकी पिक्चर थिएटर में तो चल नहीं रही है, तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स तो फिर आपको बंद कर देंगे ना सपोर्ट। फिर आप क्या करेंगे? तो समवेयर दिस कॉल हैज टू बी टेकन, एंड इट हैज टू बी टेकन एज ऑफ यस्टरडे। तो इफ आई जस्ट स्टिक टू एक्सपीरियंस, मूवी मेकिंग एक्सपीरियंस बहुत चेंज हो गया। इवन थिएटर्स, you have your recliner seats, you have your almost like literally बिल्कुल हटा like, देना चाहिए सर, सब हटा देना है चाहिए। ना? वो किसका कमेंट मैंने पढ़ा था, सुभाष घई जी बोले थे इस बारे में। यार एक तरफ मैं पिक्चर देखने बैठा और मेरे को रिक्लाइनर दे दिया, और एक बंदा आके पूछ रहा है सर आपको कोक चाहिए, आपको बर्गर चाहिए, मेन्यू रख रहे हैं। मैं पिक्चर देखने आया, मैं रेस्टोरेंट को ऑर्डर देने आया। सर बिल्कुल गलत एक्सपीरियंस है। मैं उस जमाने से आया हूँ जब मैं सिंगल स्क्रीन पे भी देखता था पिक्चर, फिर मैंने आगे फ्रंट स्टॉल में देखता था, फिर ग्रेजुएट होकर अपर स्टॉल शुरू करी, जिनको ड्रेस सर्कल बोलते थे, सर्कल किया, बैल्कनी किया। अरे वो एक पिक्चर देने की एक अलग फील होती है, कम्युनिटी फीलिंग है। आप पिक्चर, आपको जो समोसा वमोसे जो लेने, आप पिक्चर के स्टार्ट में लीजिए, इंटरवल में एक बंदा आ जाएगा अंदर कोल्ड ड्रिंक बेचने, आप ले लीजिए। लेकिन आपने वो रिक्लाइनर देके आपने उसको एक कंफर्टेबल माहौल दे दिया है कि अब आप 180-160 डिग्री पर रिक्लाइन होकर बैठे और आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है अपना, और आप मोबाइल पे ब्राउजिंग कर रहे हो, सामने पिक्चर चल रही है। कोई 10-10 मिनट में आपको ऑर्डर लेने आ रहा है, आपके लोगों के फोन बज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है आपके। वही इतने आप एक डिस्ट्रैक्शन क्या कम है जो आप अपने साथ एक फोन के रूप में लेके घूम रहे हैं, कि अब आपको आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस भी चाहिए। आप एक नॉर्मल कंफर्टेबल सीट दीजिए, 500 रुपए की जगह 200-250 की टिकट पे भी वो बंदा कंफर्टेबल पिक्चर देख सकता है। उसको आपको एक 5 स्टार होटल नहीं बनाना है, उसके लिए उसके घर में भी स्मार्ट टीवी है, काउच है, वो बैठ के देख लेगा जब बाद में ओटीटी पर आएगी पिक्चर। लेकिन जब आप थिएटर में देखने आए तो एक कम्युनिटी फील चाहिए, और ये चीज मैंने सिर्फ इंडिया में देखी है। एग्जैक्टली। मैंने बाहर कितनी कंट्रीज में गया हूँ, तो रिक्लाइनर्स बहुत ही कम मैंने देखे हैं, होते भी बहुत रेयर होते हैं। बट मैंने वर्ल्ड ओवर मैं इंश्योर करता हूँ कि जब भी मैं किसी जगह पर जाऊँ, पिक्चर से ज्यादा मैं उनका देखना चाहता हूँ, उनका मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस, उनका ऑडियो सिस्टम, उनकी स्क्रीन सिस्टम कैसे, रेजोल्यूशन कैसे, मैं इसलिए जाता हूँ हमेशा। एंड वहां पर आप जाते हैं, अपना पॉपकॉर्न, बियर, कोक जो लेना है आप लेते हैं, अंदर आते हैं, देन देयर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर दैट एंटायर 2 आवर्स। अगर किसी का फोन बज जाए तो उसको तो आप बिल्कुल सोशली डिसरिगार्ड कर देते हैं। आपका कोई अंदर पॉपकॉर्न बेचने तो आएगा ही नहीं, आप मंचिंग की आवाज भी नहीं कर सकते हैं। आपको शांति से बैठ के सिर्फ पिक्चर देखनी है, चाहे उस थिएटर में पूरा का पूरा हाउसफुल हो या सिर्फ 15 लोग बैठे हो। आप मूवी देख के चले जाते हैं। आप ये देखिए, और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, अब आप अगर कोई ब्रॉडवे का शो देखते हैं, आप कोई कॉन्सर्ट देखते हैं, कहीं पर भी ऐसा थोड़ी ना होता है जैसा कि हमारे इंडिया के थिएटर्स में भी बना दिया 5 स्टार एक्सपीरियंस। यू डोंट नीड दैट। उसके लिए आप 5 स्टार जाइए और वो एक्सपीरियंस दे दीजिए। थिएटर्स आर मेंट फॉर कम्युनिटी वॉचिंग, दे आर नॉट मेंट टू गिव यू अ 5 स्टार एक्सपीरियंस। सो वैसे बिफोर, और इनफैक्ट मैं यही कहूंगा बिफोर आई इवन फिनिश द क्वेश्चन, आपने समझ लिया और उसका आंसर दे दिया, कि मुझे भी लगता है कि कई बार कंफर्ट जो है प्रेसिडेंस ले लेता है
एक्सपीरियंस पर, व्यूइंग एक्सपीरियंस पर, तो बिल्कुल। अगर आपका समोसा या आपका आजकल तो डोसास भी मिल रहे हैं ना, अगर आपको वो अच्छा नहीं लगा, छोले भटूरे कि आ रहे हैं सर थिएटर्स छोले के। भटूरे आ रहे हैं, पाव भाजी, मोमोज आ रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं अगर वो अच्छा नहीं है ना, तो आपका फ़िल्म एक्सपीरियंस कहीं न कहीं वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल, तो देयर आर टू मेनी फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं आजकल फ़िल्म व्यूअर्स को। बिल्कुल। तो थोड़ा डिफिकल्ट ट्रेंड है। अब मुझे आपसे सवाल जानना है, जैसे अभी गदर 2 आई है, एक अलग लेवल पे हिट होके गई। बॉर्डर 2 आ रही है। मेरी अभी कुछ ही दिन पहले सिद्धि दत्ता जी से बात हुई जेपी। तो मेरे मेरे दिमाग में एक थॉट आया था जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब जैसे वॉर 2 है, सीक्वल है या हाउसफुल है, जो बैक टू बैक हर 2-2 साल में आ रहे हैं, या माफतार नरसिम्हा की बात करूँ, ऑलरेडी कमिटेड है कि यार 2-2 साल में उसके नेक्स्ट वर्जन्स आएँगे। लेकिन हम गदर 2 की बात करें या बॉर्डर बॉर्डर 2 की बात करें या जुड़वा 2 आके गई है जिसमें 20-20 साल, 25-25 साल का गैप है। आपको क्या लगता है कि ऑडियंस वो पुरानी है, या उनको भी वो ट्रेलर देख, क्योंकि गदर का ट्रेलर बहुत अच्छा था, उनको वो ट्रेलर देखना होता है, उनको तसल्ली चाहिए होती है, तब वो आके फ़िल्म देखते हैं, या नहीं नाम काफ़ी है एंड यू कैन नहीं, बिल्ड अप योर रिव्यू? आपका ट्रेलर बहुत अच्छा होना चाहिए, तब फ़ायदा है। और एक लॉजिक और एक सेंस होनी चाहिए कि वो पिक्चर एक्चुअली आपकी कंटिन्यू हो रही है। एग्ज़ाम्पल सनी देओल का ही लेते हैं, अब उनकी घायल थी, और घायल के बाद जब घायल रिटर्न्स या घायल अगेन जो भी पिक्चर का नाम था, आई थिंक घायल रिटर्न्स था, वो पिक्चर बिल्कुल नहीं चली। तो उस चीज़ को आप कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि ना तो उसका ट्रेलर चला, और सबसे बड़ी चीज़ उसका प्रेमाइस भी वही नहीं था। अगर वो प्रेमाइस वही होता कि हाँ ठीक है, उसमें बलवंत राय थे या जो नाम था अमरीश पुरी का, वो है, एंड उन दोनों की कहानी आगे बढ़ रही होती, बट वो लॉजिकली बढ़ नहीं सकती थी बिकॉज़ अमरीश पुरी वाज़ डेड इन दैट मूवी, विलेन्स तो सारे मार दिए थे। तो जनता को भी समझ में आ गई कि जबरदस्ती की सीक्वल बनाई है। और इसमें तो कुछ इस बार बच्चे वगैरह किडनैप हो रहे थे और चीफ मिनिस्टर कुछ इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ऐसी स्टोरी थी, तो वो नहीं चली। गदर में सबसे अच्छी चीज़ यही थी कि सेम स्टोरी आगे चल रही है, जो उन्होंने ट्रेलर में क्लियरली दिखा दिया कि बच्चा बड़ा हो गया है एंड अब वो पाकिस्तान में चला गया है। पाकिस्तान वाला, ये तो पूरा कॉन्फ्लिक्ट भी इंडिया पाकिस्तान वाला रिटेन्ड है, फैमिली मेंबर्स रिटेन्ड है, और ऐसा नहीं है कि अब सडनली जो सनी देओल है वो दिखाया है कि वो 100-200 करोड़ का मालिक बन के, जो 100-200 करोड़ के ट्रकों का मालिक बन के ना हो, कोई बिल्कुल ही एक अलग लेवल बिजनेसमैन हो गए हैं, तो करेक्टराइजेशन भी हुई है। तो आपकी करेक्टराइजेशन वही है, आपका कोर जो प्लॉट प्रेमाइस है वो वही है, आपकी फैमिली वही है, तो वो चीज आगे चल रही है। लेकिन 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वी एंड अप फेलिंग देयर, और इस वजह से अगर आप सीक्वल 2 साल के बाद भी लगाओगे तो नहीं चलेगी, क्योंकि अगर आपने वो प्रेमाइस नहीं रखा, वही कहानी आगे नहीं कंटिन्यू करी, तो आपकी वो प्रॉब्लम रहेगी। बॉर्डर में ऐसा है कि अगेन दे आर शोइंग सनी देओल एज द सेम पर्सन, बट उनका जो प्रेमाइस है वो वही है कि अभी एक वॉर के सेटअप पर है। ठीक है, उसमें यस। इंडिया पाकिस्तान था, अब यहाँ देखना पड़ेगा इंडिया पाकिस्तान है, चाइना है, इतनी और क्या कौन इन्वॉल्व होता है, बट वो प्रेमाइस कम से कम उससे मिलता जुलता है, बट अगेन अ लॉट विल बी डिपेंडेंट अपॉन ट्रेलर। बॉर्डर के बाद ही एलओसी आई थी, नहीं चली, हाँ, एग्ज़ैक्टली। ले ली, ओपनिंग ले ली उसने, पहला दिन चला, सेकंड दिन बैठ गई, तो हमने कहा यार ये क्या बना दिया आपने। सब छोड़िए, जब शोले की रामगोपाल वर्मा ने रामगोपाल वर्मा की आग बनाई, लोगों ने हटा दिया उसको, नहीं देखना हमें, रीमेक है इनफैक्ट शोले का तो मेरे ख्याल से 5-6 सीक्वल आ चुके हैं, रामगढ़ के शोले या इसके, वो तो मतलब स्पूफ सब वगैरह, कुछ ही वो वो नथिंग स्पूफ। वर्क, नथिंग वर्क, तो नथिंग बट वर्क। मेन चीज जो हम बात करें, जो बड़ी पिक्चरें हैं जिसमें अगर आप एक सीक्वल भी बना रहे हैं, वो चाहे आप 2 साल बाद लाए, 10 साल बाद लाए या 25 साल बाद, अगर उस चीज में दम नहीं है, अगर आपने प्रेमाइस छेड़ दिया, आपने कैरेक्टर्स छेड़ दिए, आपने फैम जो ओवरऑल सेट ऑफ पीपल थे वो छेड़ दिए, तो नहीं चलेगी। रेस ले लीजिए, अब रेस और रेस 2 थी, ठीक है, अगेन वो कहानी कंटिन्यू नहीं हुई थी, लेकिन कम से कम प्रेमाइस वैसा ही था कि लोग हैं, फ्रेंच टर्न्स फोर्स, कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है, सब इस तरीके की बात हुई है। सैफ अली खान का वही उसी तरीके का एक स्वैग था, ओवरऑल स्टाइल वही था पिक्चर, वो पिक्चर चल गई, उतनी नहीं चली, मतलब ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस में उससे ज्यादा नंबर्स उसने करे, बट अगेन उसका बजट भी बहुत ज्यादा था। बट अब रेस 3 में तो पूरा प्रेमाइस ही बदल दिया, आपने एक्टर्स बदल दिए, आपने स्टोरी टेलिंग बदल दी, आपने डायरेक्टर बदल दिए, आपने गानों की पिक्चराइजेशन का स्टाइल सब बदल दिया, बस उसका टाइटल रेस था, वो पिक्चर नहीं चली। अगेन देखा जाए तो चलिए, फिर भी 160-165 करोड़ करे थे, तो इट स्टिल सेल्ड स्मूथ, लेकिन उन दिनों सलमान खान की पिक्चरें 200-300 करोड़ करती थी, तो हमें वो अंडर परफॉर्म लगी। तो इसलिए अ लॉट डिपेंड्स अपॉन कि आपने वो प्रीमाइस सेम रखा है कि नहीं रखा। अगर आप उसको हिला देंगे एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू
लेवरेज द ओरिजिनल वन, तो फिर वो चीज नहीं बनी। इनफैक्ट तभी हेरा फेरी के बाद हेरा फेरी 2 चली थी कि भले ही वो थोड़ा कुछ उनका अमीर हो या फिर गरीब हो, लेकिन वही कैरेक्टर, वही बात और वही करेक्टर्स, स्ट्रगल प्रिमाइस, जो रिलेशनशिप्स, दे वर एग्जैक्टली द सेम एज द फर्स्ट। और वही उसी शहर में करी, तो हाँ, उसी तरह का दिखाया कि अब नथिंग चेंज। बिल्कुल बिल्कुल इनफैक्ट इवन धमाल में अगर स्केल बढ़ा है, लेकिन वही बढ़ा कि ये सब हेरा फेरी बाज है और कहीं ना कहीं ट्रेजर हंट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल डिस्पाइट इंक्रीजिंग स्केल, धमाल के सारे फ्रेंचाइजी सारे चली सारी बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबली दैट्स द रीजन। जोगिंदर से मुझे जानना है कि कोविड के बाद इंडस्ट्री उभर चुकी थी, एंड आपने जैसा बताया कि एक्शन के बीच में कॉमेडी फिल्म या हिस्टोरिकल और भक्ति की डिवोशनल फिल्म्स के लिए भी है, देयर इज स्पेस फॉर एवरी जॉनर। लेकिन एक जॉनर अभी ऐसा है, अभी भी, जो एटलीस्ट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोग इनफैक्ट रिस्क ले पाते। एक टाइम पे विक्रम भट्ट जी ने रिस्क लिया था, और अभी इनफैक्ट वो हॉन्टेड का एक और सीक्वल इनफैक्ट लेकर आ रहे हैं और उसकी शूटिंग चल रही है। और विशाल फुरिया की मैं बात करूं, जो माँ लेके आए थे काजोल जी के साथ, और उन्होंने छोरी छोरी 2 बनाई थी, बट बियॉन्ड उनके कोई भी साइकोलॉजिकल हॉरर या हॉरर जॉनर को नहीं बनाता। वो अभी भी लोग रिस्क लेते हैं हमारी कंजम्पशन के लिए। वी हैव टू स्टिल रिलाई ऑन एनाबेल या कॉन्ज्यूरिंग उनके पार्ट्स। आपको क्या लगता है कि ये डर डर की वजह से ही प्रोड्यूसर्स नहीं बनाते? क्योंकि वेरियस जॉनर्स चल रहे हैं, महाअवतार ने प्रूव करा है कि ये जॉनर भी चल सकता है, तो क्यों ऐसा हॉरर जॉनर है जो कंप्लीटली ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और मुझे बॉलीवुड में नहीं देखने को मिलता? मुझे खुद नहीं समझ में आती है बात कि क्यों नहीं इस जॉनरा के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता। बिकॉज एक टाइम पे जब विक्रम भट्ट ऐसी पिक्चर बनाए थे और राम गोपाल वर्मा बनाए थे, ये दोनों ही थे फ्रॉम 2000 टिल 2010 2015 बना रहे थे, एंड मोर ऑफन देन नॉट ये सेफ बेट होती है। आपका प्रोडक्शन में खर्चा कम होता है, आपको 4-5 गाने अच्छे डालने होते हैं, आप न्यू कमर्स के साथ या रिलेटिव न्यू कमर्स के साथ भी बनाते हैं। इनफैक्ट आपको एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स चाहिए ही नहीं ऐसी पिक्चर के लिए, और वो आपकी पिक्चरें पैसा भी वसूल कर जाती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक ऐसा जॉनरा है जो आपका कम्युनिटी व्यूइंग में बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। आप घर बैठ के कभी हॉरर मूवी में उतना एंटरटेन नहीं होंगे जितना आप थिएटर में होंगे। आप साथ डरेंगे, फिर उस डर को मिटाने के लिए आप साथ में एकदम से हंसेंगे, छोटी सी एक गिगल आएगी, आप थोड़ा खिलखिलाएंगे, फिर आप डरेंगे, फिर 2-3 गाने अच्छे आएंगे, आप व्यूड रहते हैं। और पिक्चर टिपिकली 2 घंटे की होती है, इससे बड़ी होती भी नहीं है, तो आपका जल्दी पिक्चर भी खत्म हो जाती है। सस्ते में भी पिक्चर बनती है। प्रोड्यूसर्स कैन ऑल्सो गेट बैक दैट मनी सून। आई बिलीव शायद हमारे यहाँ स्किल की कमी है, क्योंकि विक्रम भट्ट और राम गोपाल वर्मा के आगे कोई बना ही नहीं पाया, तो कुछ एक चली। बट बाय एंड लार्ज लोग नहीं बना रहे हैं। जबकि आज के वक्त में अगर इस जॉनरा को एक्सप्लोर किया जाए तो बहुत ही अच्छी पिक्चर अगर आप 30-40 करोड़ भी लगाएं तो बन सकती है। अब जो हॉलीवुड की जो आपने मूवीज के नाम लिए, इनमें से किसी मूवी का बजट बड़ा नहीं होता, बहुत ही कम बजट में बनती है। आई थिंक सबसे ज्यादा माँ का ही मैंने सुना है, अराउंड 40, अगेन जो सुना है 40 करोड़, ये हाँ भी जी, मैक्स। इससे ऊपर किसी फिल्म का मैंने नहीं सुना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ। तो इन द रिसेंट टाइम वो भी अगर आप देखो, इट वाज नॉट रियली अ हॉरर हॉरर मूवी, इट वाज स्टिल मोर ऑफ ज्यादा उसमें काफी ड्रामा भी था, एक्शन भी था, वीएफएक्स का बहुत ज्यादा योगदान था। स्टिल ऑन योर फेस हॉरर मूवी वो नहीं थी, मैं उसको इतना हॉरर नहीं कहूंगा उसको मूवी में। बट ठीक है, कहीं ना कहीं उस जॉनरा के साथ वो अटैच हो रही थी। भूल भुलैया 3 है, वो काफी चली, दैट वाज इनटू द हॉरर कॉमेडी जोन। कॉमेडी, या वो हॉरर कॉमेडी जोन में फिर भी, बट वो भी पिक्चर को बजट लगा, कार्तिक आर्यन है, अनीस बज़मी है, पिक्चर का स्केल बड़ा था, गाने बड़े थे, और उस पिक्चर ने करे 250 पौने 300 करोड़ करे, एंड देन वो पिक्चर आगे बढ़ गई। लेकिन आप कितनी वैसी बड़ी पिक्चर भी बना सकते हैं, कितनी पिक्चरों में आपके एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स होंगे जो इतनी पिक्चरें करेंगे। तो इसलिए एक छोटे बजट में बेसिक कॉन्सेप्ट पे बहुत पिक्चरें बनाई जा सकती है, एंड आई होप कि बनाई जाए। आजकल जो प्रेजेंटेशन है, जो डिजाइन है, उसी को लेकर लोग आते हैं, क्योंकि आजकल वो गाने भी उतने नहीं चलते। तो आपको लगता है कि बहुत चेंज आ गया कि डायरेक्टर का नाम जो चलता था, आज वो भी ब्रांड नेम का नहीं चल पाता है? प्लीज मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताइए। बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि डायरेक्टर्स आज की डेट में बस कुछ एक नाम के रह गए हैं जिनके नाम से पिक्चर चलती है। जैसे प्रियदर्शन है, उनकी आप देख रहे हैं कितनी न्यूज चल रही है कि वो हैवान बना रहे हैं, वो भूत बंगला बनाई है, अभी वो हेरा फेरी 3 बनाएंगे। तो कम से उनके नाम हो गया। डेविड धवन की पीपल आर स्टिल वेटिंग। अनीस बज़मी एक है जिन्होंने आज भी अपने आप को रेलेवेंट रखा है, इज द ओल्डेस्ट
I won't say oldest, he's the तो राज कपूर के मतलब he's a old hand, 40 years most veteran filmmaker who is still relevant today and delivering hits. रोहित शेट्टी है, वो पिक्चरें बना रहे हैं 25 साल से इस समय। एंड उसके अलावा हमने डेविड धवन है, वो भी ओकेजनली 4-5 साल में एक बना रहे हैं। He has been around for 40 years. संजय लीला बंसाली हैं, उनके नाम से पिक्चरें फिर भी अभी चल रही हैं। करण जौहर है, उनके नाम से। बट अगेन ये वही 90s के नाम का कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम यस, मोस्ट ऑफ देम यस 90s के ही हैं। एक रोहित शेट्टी है जिन्होंने 2000 के बाद की 2003 या सब वही, कोई और है ही नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, जैसा आपने नाम लिया, बिल्कुल सही नाम लिया, राज कंवर, सुभाष घई, गुड्डू धनोआ, मैं उनका नाम डेफिनेटली लूंगा। ही शुड बी गेटिंग मच मोर रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन फॉर व्हाट ही हैज डन ओवर द इयर्स। पिक्चरें क्या लाइन में वो हिट देते थे और आज भी हैं, एंड आई होप। तो मैं आज भी अगर सुभाष घई, राज कंवर अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, बट सुभाष घई हो गया, अब्बास मस्तान, मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कब अगली पिक्चर बनाएंगे ना। पिछली 2-3 पिक्चर नहीं चली, बट उन्होंने 10 पिक्चरें हिट दी थी, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि उनकी कब अगली बड़ी पिक्चर आएगी। आई बिलीव दीज आर द फिल्म मेकर्स जिन्होंने एक फाउंडेशन रखी मसाला पिक्चरों की फ्रॉम द 90s ऑनवर्ड। बाकी तो 80s में भी कितने और फिल्म मेकर्स थे, बट वो अभी सुभाष घई जैसे थे। बट आई डोंट नो व्हाई वो नहीं बना रहे। माना सुभाष घई की भी 2 पिक्चरें नहीं चली, उनकी 2-3 पिक्चरें लाइन में, बट उससे पहले उन्होंने 15 पिक्चरें हिट दी थी, तो उनको बनानी चाहिए और पिक्चर। ठीक है, तो ये जितने फिल्म मेकर्स हैं, इनको ऑडियंसेस समझ में आते हैं, पल्स समझ में आती है। अगर ये 10 बनाते हैं तो कम से कम इनकी 6 या 7 चलती थी, 2-3 नहीं चलती। आज की डेट में जो मैंने 5-6 नाम लिए, चलिए जो आज की डेट में रेलेवेंट है, वो फिर भी बना रहे हैं। आई होप कि उनकी पिक्चरें बनती जाए, आगे चलाते जाए। बट बाकी फिल्म मेकर्स हैं, आई थिंक 10 पिक्चर वो लाइफ टाइम में नहीं अपनी बना रहे हैं, और वो शायद बना भी नहीं पाएंगे। 4-5 पिक्चर के बाद ही दम तोड़ देते हैं। तो इसलिए वो एक फर्क तो बहुत ज्यादा आया है। सो ऑफ कोर्स नाउ इट इज मच मोर स्टार ड्रिवन देन इट एवर वाज। इट इज मच मोर प्रोडक्शन वैल्यूज ड्रिवन देन इट एवर वाज। मैंने एक बहुत बड़ा नाम नहीं लिया, महेश भट्ट। कितनी मूवीज उन्होंने दी है 90s में, तो लाइन में दी, और कौन सा जॉनरा उन्होंने नहीं एक्सप्लोर किया। कॉमेडी उन्होंने बनाई है, लव स्टोरीज उन्होंने बनाई है, ड्रामा उन्होंने बताया, थ्रिलर उन्होंने बनाया है, हॉरर उन्होंने एक्सप्लोर किया। आई थिंक सबसे ज्यादा अगर कोई मल्टी फैसेटेड थे तो वो थे। और नए में अगर मैं बात करूं, अगेन जो मैंने इतने फिल्म मेकर्स के नाम लिया, संजय गुप्ता हो गए, वो जिस तरीके का स्टाइल लाए, सिनेमेटोग्राफी लाए, कैमरा वर्क लाए, साउंड डिजाइन लाए, नो वन कैन बीट हिम इफ ही गेट्स इनटू दैट प्ले अगेन। सो आई एम वेटिंग फॉर हिम टू मेक समथिंग रियली बिग फॉर स्क्रीन। सो डायरेक्टर्स कुछ एक, एंड एक्सेप्ट फॉर राज कंवर, उनके अलावा सारे डायरेक्टर आज भी हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम टू क्रिएट समथिंग ग्रेट, और वो सिखाए बाकी लोगों को कि फिल्में क्या होती हैं। जोगिंदर सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत टाइम दिया, बहुत अच्छी बातें हमने सीखी हैं, और आई एम श्योर लोगों ने भी सीखी होंगी। एंड वी बिलीव कि आपके जो गाइडेंस है, लोगों को आपके जो व्यूज हैं वो मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। एंड वी विश टू अगेन कैच अप विद यू। एंड आज के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, काफी एंगेजिंग था, इट वाज नाइस, गुड डिस्कशंस, एंड काफी लंबी, हमने काफी देर तक बातें करी, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मोर ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स।